हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। तो मैं आकाश यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बड़े दिनों से वीडियो नहीं जा पा रही थी भाई, कुछ कारणवश, उसके लिए सॉरी। और ठीक है भाई, आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो एक एक पॉइंट आपके दिमाग में जाएगा। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना, ताकि एक एक पॉइंट जो हमारा कंटेंट है, एक एक पॉइंट आपके माइंड में सेटअप हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज के बारे में बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे और सूत्र वगैरह जो भी हैं सब बताया जाएगा भाई। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि ऐसे ही कुछ लेट हो चुके हैं। तो देखिए भाई, मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है मोल अंश। भाई मोल अंश इसी में थोड़ा सा काम आता है भाई, कि जैसे भार बटे अणुभार, जब किसी चीज का मोल अंश निकालना होता है तो उसका भार और अणुभार का अनुपात जो होता है वही मोल अंश के बराबर होता है। और यहाँ पर मोल प्रभाज भी कुछ ऐसा ही है, एकदम जस्ट सेम सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। और क्या फर्क है वो हम बता रहे हैं। यहाँ पास लिखेंगे कि एक विलियन में किसी घटक घटक विशेष का मोल प्रभाज, किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, कह रहा है कि किसी एक विलयन में अगर किसी विशेष घटक, अब मान लिया जाए विलयन में दो घटक होंगे भाई, एक होगा ए और एक होगा बी, तो घटक एक ए हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, घटक बी हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है किसी विशेष घटक, चाहे घटक ए का मान लिया जाए चाहे घटक बी का मान लिया जाए, तो एक विलयन में किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या, उसके मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। समझते हैं भाई कि किसी विलयन में एक घटक विशेष का मोल प्रभाज जो होता है उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल जितने मोल हैं उनकी संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे भाई, इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कि मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, घटक विशेष के मोलों की संख्या, घटक विशेष के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलयन का कुल घना, विलयन का कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। यही हमारा हो जाएगा मोल प्रभाज। यही हो जाएगा भाई। यहाँ पास थोड़ा सा एक पॉइंट नोट करते हैं, ये हमारा मोल प्रभाज हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा लिखना चाहें, देखते हैं कि मान लिया जाए एक घटक जो है विलयन जो किससे मिलकर बना है, घटक ए से मिला है और घटक बी से मिला हुआ है।
अब यहाँ पास एक पॉइंट नोट करना भाई आप कि घटक ए है, इसका जो भार हो जाएगा, भार वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका सॉरी इसका जो भार है, भार क्या हो जाएगा, और अणुभार क्या हो जाएगा, अणुभार, भार हो गया, अणुभार हो गया, और मोल। देखना भाई यहाँ पास थोड़ा सा देखते हैं कि जो इसका भार हो जाएगा, घटक ए के लिए बात कर रहे हैं तो डब्ल्यू ए हो जाएगा, और अगर अणुभार की बात करें तो एम ए हो जाएगा, और अगर मोल की बात करें भैया मोल बराबर क्या होता है, मोल निकालना हो तो क्या है, मोल इज इक्वल कितना होता है, भार बटे अणुभार। भाई ये होता है मोल। अब एक पॉइंट यहाँ समझना, एकदम माइंड में इस बात को सेटअप करना भाई कि मोल जो है भार और अणुभार का अनुपात होता है। तो यहाँ पास जो है भार और अणुभार के अनुपात कर देंगे तब हमारा जाके मोल निकल आएगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा, मोल बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपान में क्या हो जाएगा, एम ए, ये हो जाएगा भाई। और अगर इसे लिखना चाहें तो हम एन ए लिख सकते हैं, बराबर इसे क्या लिख सकते हैं, एन ए लिख सकते हैं, बराबर। ठीक है भाई, अब देखते हैं घटक बी के लिए सेम इसी प्रकार हो जाएगा। घटक बी के लिए यही हो जाएगा कि भार क्या हो जाएगा, भार को क्या बोलेंगे, और अणुभार क्या हो जाएगा, अणुभार क्या हो जाएगा, और क्या मोल, मोल क्या हो जाएगा। तो अब कहोगे सर जी यहाँ पास इसका जो भार है वो डब्ल्यू बी हो जाएगा, क्योंकि घटक बी का हम पूछ रहे हैं, ये घटक ए का था, ये घटक बी का है। अब यहाँ पास इसका भार डब्ल्यू बी हो जाएगा, और अणुभार क्या हो जाएगा, यम बी हो जाएगा, और मोल क्या हो जाएगा भाई, मोल देखना, मोल को यहाँ पास एन ए लिख सकते हैं, तो इसको हम डब्ल्यू बी अपान में यम बी, और इसे हम कहे क्या सकते हैं भाई, इसे हम कहोगे सर यानी बी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पास मोल प्रभाज की बात करें, पूरा सूत्र इसका मिला के अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पास मोल, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज यक्स ए। अगर यक्स ए का निकाल रहे हैं, कहने मतलब घटक ए का निकाल रहे हैं, यक्स हमारा क्या है, मोल प्रभाज को दर्शा रहा है, यक्स जो है किसको दर्शा रहा है, मोल प्रभाज को, घटक ए के मोल प्रभाज को। तो यहाँ पास मोल प्रभाज जो है घटक ए का क्या हो जाएगा, एन ए, समझना बात। तो यहाँ पास ये नियम थोड़ा सा फॉलो करना, घटक ए का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं ना, इसलिए घटक विशेष के मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या एन ए है, एन ए यहाँ से ले लिए। अब कह रहा है कि विलयन की कुल मोलों की संख्या, भाई ये घटक ए है एन ए प्लस में एन बी, यही तो दोनों मिलकर विलयन बना है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पास, एन ए प्लस में एन बी, ये हमारा हो जाएगा किसका, घटक ए के लिए हो जाएगा, घटक ए के लिए हो जाएगा। और अगर दूसरा लिखें हम किसके लिए, मोल प्रभाज यक्स बी अर्थात घटक बी के लिए, मोल प्रभाज यक्स बी के लिए लिखें तो फिर क्या हो जाएगा भाई, घटक विशेष के मोलों की संख्या, मोल प्रभाज हम घटक बी का निकाल रहे हैं, जब घटक बी का निकालेंगे तो ऊपर उसके मोलों की संख्या अर्थात यहाँ पास एन बी हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, विलयन वही है बात, तो यहाँ पास एन ए प्लस में एन बी। तो ये आया आपका मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। देखते हैं भाई समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। कुछ नहीं है भाई यहाँ पास, मोल प्रभाज फिर से देख लेते हैं कि किसी विलयन में एक घटक विशेष का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या और कुल विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, यही होता है मोल प्रभाज। और एक पॉइंट थोड़ा सा और नोट करना भाई, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, नहीं चलो थोड़ा सा सफा कर देते हैं इसको भाई, थोड़ा सफा कर देते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पास बात जो है ध्यान देने योग्य ये है कि भाई जो दोनों मोल प्रभाज अर्थात दोनों घटक, कहने का मतलब यक्स ए, घटक ए का मोल प्रभाज और प्लस में यक्स
बी, घटक बी का मोल प्रभाज, इन दोनों का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। वो दोनों का, इन दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। ये पॉइंट बढ़िया आएगा, थोड़ा सा काम आएगा भी, याद कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पास क्या है कि जहाँ यक्स ए और यक्स बी, ये क्या है भाई? यक्स ए हमारा क्या है? घटक ए का मोल प्रभाज है, घटक ए का मोल प्रभाज है। और यक्स बी क्या है? घटक बी का मोल प्रभाज है, घटक बी का मोल प्रभाज। ये बात क्लियर हुई होगी मेरे हिसाब से भाई, क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी पर, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा भाई। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखते हैं हमारे पास। प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न हमारा देखते हैं भाई क्या है कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के लिए मोल प्रभाज की गणना कीजिए। समझते हैं कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में मोल प्रभाज की गणना करना है। यहाँ पास लिखते हैं सवाल, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में मोल प्रभाज की गणना कीजिए। के जलीय विलयन में मोल प्रभाज की गणना कीजिए, मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब एक पॉइंट यहाँ पास देखना है, जब इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे, अरे थोड़ा सा नहीं भाई पूरे ही करेंगे, लेकिन बात ये है कि जब हल करेंगे तो ये बात यहाँ पास ध्यान देना कि भाई यहाँ पास हमारा विलेय का अर्थात घटक ए क्या है, घटक बी क्या है, अर्थात विलेय और विलायक, ये क्लियर होना चाहिए। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम घटक क्या मान लेते हैं? ए, और जो जलीय विलयन अर्थात जल है इसको घटक बी मान लेते हैं। अब देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात घटक ए और जल अर्थात घटक बी। अब आगे की कहानी देखते हैं। इनका भार कितना दिया है भाई? भार कितना दिया है? अर्थात WA, अर्थात भार को क्या बोलते हैं? WA। कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम, 10 ग्राम। और अणु भार की बात करें, अणु भार की बात करें तो MA कितना दिया हुआ है? यहाँ से निकालते हैं, अणु भार तो निकाल लोगे ना भाई, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का हो जाएगा 23, प्लस में ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो हो जाएगा 16 1 17 3 20 20 40 हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार, तो हो जाएगा 40। अब अगर इसके यहाँ पास मोल निकालें, मोल घटक ए का जो मोल की संख्या है अर्थात Na निकालें तो क्या हो जाएगा? 10/40, अर्थात 0 0 कट गया तो 0.25, ये आ जाएगा घटक ए का मोल की संख्या। और इसी प्रकार घटक बी के निकालेंगे तो यहाँ पास घटक बी का जो भार है वो क्या हो जाएगा? WB कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में। अब देखते हैं भाई, यहाँ पास WB की अगर बात करें तो भाई 100 ग्राम, कोई चीज़ अपने आप में 100 ग्राम होता है, कोई भी वस्तु हो, ये अगर अपने आप में ये मार्कर है तो 100% है, तो 10% तो इधर निकल गया, बचा कितना? 90, तो इसका जो भार हो जाएगा वो 90 ग्राम हो जाएगा। और अगर अणु भार की बात करें, अणु भार, तो भाई जल का अणु भार यहाँ निकालते हैं, H2O, भाई जल है तो यहाँ पास 1 गुणे 2 लगाए, 2 प्लस में 16, मिला के कितना हो जाएगा? 18। 1 का 40 आया और बी का कितना आया? 18। तो यहाँ पास है इसका जो अणु भार है अर्थात MB कितना है? 18। और अगर इसकी मोल निकालें, मोल, जो मोल कितना हो जाएगा भाई? NB क्या हो जाएगा? भार 90 है, अणु भार कितना है? 18, तो हो जाएगा 18 पंचे 90।
अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पास। अब हमारा सूत्र, मेन जो सूत्र था वो क्या था भाई, कि यन ए अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, यन बी घटक के मूलों की संख्या अपान में यन ए प्लस में यन बी दोनों कर देते हैं। तो यही यहाँ से इसी सूत्र से देखना भाई, यहाँ पास यन ए कर देते हैं, यानी कितना दिया है हमारा 0.25 बटे में यन ए प्लस यन बी। कहने का मतलब यन घटक ए के मोल की संख्या बटे घटक बी के मोल प्लस घटक बी दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पास घटक ए कितना दिया है 0.25 प्लस में क्या दिया है यानी बी कितना है 5 है भाई, जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, यानी ए बराबर कितना है 0.25 अपान में 5.25। अब देखना यहाँ से कुछ नहीं करना, दशमलव हटा दो दोनों को, यानी ए बराबर कितना है 25 बटे में 525। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर देते हैं भाई, काटना आप भी आपको पता होगा, 25 के 25 और 25 दूना 50, 2 इसमें गया तो बचा कितना 25 के 25 मतलब कि 1/21। तो यहाँ पास इसको कैलकुलेशन करना है तो भाग करेंगे 1 में 0.047, ये आपका आएगा मोल, इसका घटक ए के मोल प्रभाज। और यहाँ पास हो जाएगा यक्स ए हो जाएगा, ये यक्स ए घटक ए का मोल प्रभाज। अब यक्स ए इतना आ गया अगर, तो यक्स ए बराबर क्या आया 0.047 ये आया। अब यहीं से अगर हम निकालना चाहें तो घटक बी का निकाल सकते हैं। घटक बी के लिए ये सूत्र लगा है, तो थोड़ा यहाँ देखना, इस सूत्र में अगर हम रख रहे हैं, इस सूत्र में रख रहे हैं तो देखना यक्स ए का मान निकल आया हमारा कितना है 0.047 प्लस में क्या है यक्स बी बराबर में 1। अब भाई यक्स बी बराबर में 1 माइनस 0.047 घटा दो भाई, एक में से कितना घटाना है 0.047, 3 बचेगा, 9 में से 4 गए 5 बचेगा और ये आपका 9 रहेगा। तो 0.953 कितना आएगा, यक्स भी हमारा कितना आएगा 0.953। तो ये हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है थोड़ा समझना। तो यक्स भी हमारा कितना आ जाएगा 0.953। उम्मीद करता हूँ कि मोल प्रभाज में एक पॉइंट का कहीं भी कोई कुछ गड़बड़ी आपको नहीं होगी। अगर अभी भी आपको दिक्कत है तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, मैं कल भी फिर से इसकी क्लास चाहे लेना पड़े लेकिन मोल प्रभाज एकदम क्लियर करके छोड़ेंगे। क्योंकि अगर मोल प्रभाज में दिक्कत है तो भाई आगे हमारा मोलरता इनमें भी दिक्कत होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और ठीक है, चलिए थोड़ा सा आज इसके बाद भी कुछ बताए दे रहे हैं। आगे का टॉपिक जो है मोलरता है हमारा, बहुत बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए भाई अब देखते हैं कि मोलरता क्या होता है। मोलरता क्या है भाई, तो देखते हैं, इधर पहले लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मोलरता क्या है, देखना कि किसी विलयन में, विलयन तो है भाई, अगर विलयन है तो यहाँ पास अगर हम कहें कि जलीय विलयन है तो उसको आयतन में होगा, तो 1 लीटर विलयन लिख सकते हैं कि प्रति लीटर या फिर प्रति इकाई विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या क्या कहलाती है
विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। देखते हैं भाई, इसका सूत्र देख लेते हैं कि विलयन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की कुल मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अगर मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। विलयन का आयतन किसमें रहेगा, लीटर में रहेगा भाई। ये है आपका मोलरता का सूत्र। अगर इसी को हम लिखना चाहें, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर इसी को हम लिखना चाहें तो देखते हैं, यहाँ पास मोलरता को यम से लिखते हैं। यम बराबर विलेय के मोलों की संख्या। भाई विलेय के मोलों की संख्या को अगर हम लिखना चाहें, देखिए भाई, किसी चीज का अगर हम मोलों की संख्या निकालते हैं, देखना पदार्थ है, मान लिया जाए कोई विलयन है, विलयन है किससे मिलकर बना, घटक ए प्लस में घटक बी, अर्थात विलेय प्लस में विलायक, यही दोनों चीजें से मिलकर बना है। अगर हम इस विलेय को घटक ए मान लेते हैं और विलायक को घटक बी मान लेते हैं, तब हमको यहाँ लिख सकते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के लिए भी हम सूत्र बताए थे इससे पहले कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। अगर यहाँ पास इस भार को हम किससे लिखें, ए, भाई घटक ए है ना, तो वेट किसका, घटक ए का अपान में अणुभार, मॉस किसका, घटक ए का, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या को हम डब्ल्यू ए अपान क्या लिख सकते हैं, यम ए बटे में, अब ये वाला बटे लग गया। अब विलयन का आयतन कहता है किसमें, लीटर में। अब देखते हैं विलयन का आयतन को बी से लिखेंगे और लीटर में कह रहा है, इसलिए सीधा सीधा 1000 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। और इसी को जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यम बराबर डब्ल्यू ए अपान में यम ए इंटू में, देखना सब लोग जानते हो भाई, पास पास का गुणा है, दूर दूर का है, ये आपस में ये होगा और इधर ये गुणा होगा। तो यहाँ डब्ल्यू ए अपान में यम ए कर दिए, तो ये ऊपर चला जाएगा 1000 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पास, विलयन का आयतन। ये सूत्र डायरेक्टली आप लगा देना, इससे आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप विलयन को चलिए लीटर में चेंज करना है, किसमें करना है, ये झमेला नहीं रहेगा भाई। तो ये आपके सामने सूत्र मिल गया किसका, मोलरता का। लिख देते हैं जहाँ जहाँ क्या है, डब्ल्यू ए विलेय का भार है, एक मिनट, जहाँ डब्ल्यू ए और यम ए और वी क्या है ये देखते हैं। डब्ल्यू ए जो है वो विलेय का भार है, विलेय का भार है, और ये क्या है, यम ए क्या है, विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है, और वी क्या है, विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन। ये रही बात पूरी किसकी, मोलरता की। अब चलिए सर, इसी के साथ अगर हम देख लेते हैं एक इसका क्या न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो मजा आ जाता है। तो चलिए मजा आएगा भाई, अगर आप क्लास में आए हो मेरी तो गारंटी से कह रहे हैं एकदम प्यार मोहब्बत शिद्दत के साथ पढ़िएगा, मजा आएगा। और अगर समझ में आ रहा है तो दिल में रखना, वरना दिमाग से भी निकाल देना। तो चलिए थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए अच्छा, पूरा नहीं सब भाई, पूरा मत सफा करके यहाँ पास थोड़ा सा आपके हेल्प के लिए लिख देते हैं। मोलरता यम बराबर क्या है, डब्ल्यू ए अपान में यम ए इंटू में 1000 और अपान में क्या है, आयतन। यही पास लिख देते हैं भाई, यहीं पास लिख देते हैं तो कुछ ज़्यादा आपको भी दिक्कत नहीं होगी और हमको भी दिक्कत नहीं होगी।
तो थोड़ा सा सूत्र सॉरी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखना 180 ग्राम ग्लूकोज को 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया तो विलयन की मोलरता क्या होगी। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देख रहे हैं 180 ग्राम 180 ग्राम किसको ग्लूकोज 180 ग्राम ग्लूकोज को कहाँ घोला गया भाई 500 मिलीलीटर विलयन में। क्या है 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया तो मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए भाई। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा अच्छे से। यहाँ देखते हैं भाई देखिए हल करेंगे जब हल करेंगे तो हम बोले कि भाई सवाल करने के लिए विलेय विलायक पहचानना बेहद जरूरी है। और बेहद जरूरी है इसलिए यहाँ पास नहीं पहचान में आ रहा है फिर भी देखो हम बता रहे हैं भाई जिसकी मात्रा कम होती है वही होता है विलेय और विलायक में से। जो विलेय है वो मात्रा कम होगी और विलायक जो है वो ज्यादा होगा। यहाँ पास 180 ग्राम जो ग्लूकोज है उसको हम घटक ए अर्थात बी मान लेते हैं सॉरी विलेय मान लेते हैं। तो सीधा सीधा लिखते हैं कि दिया है। पहले हम लिखेंगे कि दिया है क्या क्या दिया है ग्लूकोज की कितना भार दिया है ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है 180 ग्राम सॉरी विलेय है ना। विलेय का भार कितना दिया हुआ है 180 ग्राम। और अणुभार क्या आ जाएगा भाई अणुभार। और अणुभार निकालने के लिए इधर निकाल रहे हैं थोड़ा सी। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। यही होता है। अगर यहां से निकालें तो कार्बन भाई अणुभार निकालने के लिए उसके परमाणु क्रमांक का दुगना कर देंगे वही होता है उसका अणुभार। तो यहाँ पास कार्बन का दुगना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 इंटू 6 प्लस में ये 12 ही हो जाएगा प्लस में ये 16 और गुणे में 6 बरछन 72 प्लस में 12 प्लस में 16 का 96 और 96 2 98 98 10 108 110 कहीं मतलब 180 आ जाएगा ये टोटल। अणुभार कितना हो जाएगा ग्लूकोज का 180 हो जाएगा। और अगर इधर मोल निकालें तो मोल छोड़ो भाई मोल मत निकालो क्योंकि हम डायरेक्टली सूत्र में ही रख देंगे ठीक है। और विलायक देख रहे हैं विलायक विलियन का आयतन कितना दिया है सीधा सीधा वो विलियन 500 ml दिया है। विलियन का आयतन कितना दिया है 500 ml 500 ml। अब यहाँ पास थोड़ा सा देखेंगे सीधा सीधा सूत्र पर रख देते हैं भाई। वो सूत्र यहाँ पास इसी सूत्र पर रख देते हैं। यम बराबर यहाँ देखना यम बराबर WA/यम A इंटू में 1000 और फिर क्या है V। तो यम बराबर क्या हो जाएगा WA का मान कितना निकला सॉरी भाई यहाँ पास केवल वेट है मतलब बाहर कितना है 180 यम A अर्थात अणुभार का मतलब द्रव्यमान कितना है आणविक द्रव्यमान यम A 180 ये भी है 180 गुणे में 1000 आयतन कितना दिया हुआ है 500 कर दो भाई सीधा सीधा ये गया 2 जीरो गया 180 से 180 गया। तो कहने का मतलब यम बराबर क्या बचा ऊपर 10 बचा और नीचे 5 5 गुना 10 यम बराबर 2 मोल प्रति लीटर यही होगा ठीक है भाई। ये आपका सूत्र सॉरी ये आपका रहा न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के अर्थात इस फार्मूले के आधार पर अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर दिक्कत भी होगी तो एक बार क्या करना वीडियो को ओपन करना चालू करना और फिर से एक बार देख लेना
एक भरोसे के साथ कहता हूँ कि दिक्कत एकदम खत्म हो जाएगी। भाई वैसे तो हम कोई डाउट आने से पहले ही आउट करने को सोचते हैं, लेकिन फिर भी अब आप लोग, अगर आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर देना एक कि हाँ सर ये बात नहीं समझ में आई, तो कल की क्लास में थोड़ी सी चर्चा उस बात पर भी हो जाएगी। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको सफा करते हैं और एक नोट पॉइंट लिखाते हैं आपको। देखिए भाई, जो नोट पॉइंट है हमारा मोलरता के अंतर्गत है, इसलिए इसको पूरा नहीं सफा किए, तो थोड़ा सा नोट पॉइंट यहाँ लिखे दे रहे हैं। नोट क्या है कि जब विलयन की प्रतिशत सांद्रता और घनत्व दिया गया हो, ऐसी स्थिति में क्या करना है, एक हमारा सूत्र क्या हो जाएगा इसका, मोलरता यम बराबर तब क्या करेंगे, प्रतिशत गुणे में घनत्व और गुणे में 10 कर देंगे, और बटे में क्या हो जाएगा, अणुभार हमारा ये हो जाएगा। सीधा सीधा यहाँ पास क्या डी हमारा क्या है, जहाँ डी क्या है घनत्व है, जहाँ डी घनत्व है, और यम से भी आप परिचित हैं, और यम ए लिख के दे रहे हैं भाई, यम ए क्या है, अणुभार है। अब देखते हैं थोड़ा सा एक यहाँ पास एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसके आधार पर भी तो शायद ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा लिखते हैं, क्वेश्चन है, प्रश्न हमारा कौन सा है, लिखते हैं, इसमें दूसरा नंबर है, हाँ दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि 20% पोटेशियम आयोडाइड, 20% पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में मोलरता की गणना कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पास सीधा सीधा सूत्र पर रख देते हैं भाई, दिया गया सॉरी भाई, अगर इसका घनत्व कितना दिया गया है 1.202, यदि घनत्व कितना है, यदि घनत्व 1.202 है। अब देखते हैं सीधा सीधा सूत्र पर रख देते हैं हल, थोड़ा सा हल करते हैं। इसका जो सूत्र है यम बराबर परसेंटेज इंटू में घनत्व गुणे में 10/, में क्या है अणुभार। तो यहाँ पास इस सूत्र को लिखते हैं, यम बराबर परसेंटेज कितना दिया है 20 गुणे में घनत्व कितना दिया है 1.202, और फिर से गुणे में 10 सूत्र का हो जाएगा अणुभार। अब ठीक है सर, कहोगे कि सर अणुभार किसका लिखें, तो यहाँ पास यम ए दिया है कि घटक ए, भैया घटक ए पोटेशियम आयोडाइड है, इसका निकालते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का अगर अणुभार निकालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का जो अणुभार हो जाएगा, यहाँ पास पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगा 39, पोटेशियम 19 नंबर पे है तो 19 गुना 38 लगभग 39 होता है, प्लस में आयोडाइड के 127 जोड़ देंगे 9 7 16, ये आ जाएगा 166, टोटल 166, तो अपान में क्या हो जाएगा 166। अब सर इसका कैलकुलेशन आप करना, वैसे भी आज थोड़ा सा क्लास लंबे भी हो गए, तो जरूर इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना आप, नहीं तो ठीक है भाई चलिए हम ही करे दे रहे हैं, काहे लिए आपको दिक्कत उठाना। ये आपको यहाँ पास हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा, तो 2 16, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, जब टोटल गुणा करेंगे इसका हम, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा, यम बराबर 120 पंचे 100 गुणे में 1.202 बटे में क्या है 83। जब इसको हम गुणा कर देंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा 1.45 मोल प्रति लीटर। तो ठीक है भाई, आज के लिए क्लास का यही बात समापन करते हैं, और बस चलने से पहले एक छोटा सा
रिक्वेस्ट, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना, यही बात कहूँगा। और ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर एक अगले नए वीडियो के साथ, चलते हैं। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।